हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगा। तो फर्स्ट जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत का संवैधानिक विकास है वो दो भाग में होता है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, जो कि 1773 से 1853 के बीच में हुआ था। और दूसरा है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, जो कि 1858 से 1947 के बीच हुआ था। मतलब यहाँ पे जो अधिनियम पारित हुआ था वो किसके शासन के अंदर हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंदर। और यहाँ पे जो अधिनियम पारित हुआ था वो होता ब्रिटिश ताज, यानी कि ब्रिटिश की जो महारानी थे उसके शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुआ उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कंपनी के शासन हेतु, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम में कौन कौन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो फर्स्ट ही देखिए लिखा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। तो याद रखना है 1773 में एक एक्ट आता है जिसे बोला जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे क्या बोला जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। ठीक है, यानी कि बंगाल के गवर्नर का नाम क्या बदल गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल बनेगा बंगाल का, उसके सहायता के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। ये टीम कौन थे? कार्यकारी परिषद थे। ये जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद थे और ये जो गवर्नर जनरल थे, इनका याद रखना है कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का। कितना का कार्यकाल था? 5 वर्ष का कार्यकाल था। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। अगर पूछा जाए आपका कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल का क्या बना था, तो गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल बना था। किस एक्ट के द्वारा? तो यही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तथा याद रखना है कि फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल ये जो थे काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। ये जो 4 सदस्य थे इसमें ये चारों जो थे नियुक्त हुए थे। स्वपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। तो याद रखना है कि यहाँ पे स्वपरिषद गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल के साथ ये जो 4 सदस्यीय सदस्य थे, इन्हें सैनिक और असैनिक दोनों का अधिकार दिया गया कि ये दोनों को क्या कर सकते थे? नियंत्रित कर सकते थे। इसके बाद लिखा है कि ये जो है इसे प्रमुख मामले इसमें इसे प्रमुख मामले यथा विदेशी नीति में मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। तो इसे प्रमुख मामले भी देखने थे जब, जो कि विदेश नीति भी है। साथ ही साथ बंगाल के साथ ही याद रखना है मद्रास और बॉम्बे का जो प्रेसिडेंसी था उनका भी क्या करना था? आरक्षण भी इन्हीं 4 सदस्यीय टीम और गवर्नर जनरल को करना था। साथ ही याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसी एक्ट के द्वारा 1773 में, याद रखना है 1773 में जो एक्ट हुआ था, इसी एक्ट के द्वारा कोलकाता में 1774 में, यानी कि 1 साल के बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो याद रखना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1774 में किया गया। इसके बारे में याद रखना है कि ये जो उच्चतम न्यायालय थे इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित भी किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि इस एक्ट के द्वारा जो है जो कंपनी के कर्मचारी थे वो
निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और कोई उपहार भी नहीं ले सकते थे भारतीयों से। चलो उसके बाद एक एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। यानी कि जो कंपनी थी अब वो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य क्या करेगी, अलग अलग करेगी, इसको अलग कर दिया गया। अब अलग किया गया तो इसके लिए क्या किया गया, देखिए जब पृथक्करण किया गया तो इस एक्ट के निर्देशक, याद रखना है, इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले का अधीक्षण की अनुमति दी गई। मतलब इस एक्ट में जो निदेशक मंडल थे वो क्या करेंगे, कंपनी के व्यापारिक मामले को देखेंगे। ठीक है, कौन, तो याद रखना निदेशक मंडल ये क्या देखेंगे, कंपनी के व्यापारिक मामले को अधीक्षण करेंगे। परंतु राजनीतिक मामले के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। यानी कि अब जो राजनीतिक मामले कौन देखेंगे, तो राजनीतिक मामले कौन देखेंगे, नियंत्रण बोर्ड का एक गठन किया गया। 1786 का अधिनियम, अब देखते हैं 1786 का अधिनियम क्या है। तो 1786 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने और उसे लागू करने का पूर्णतः अधिकार दिया गया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1786 का एक्ट। 1786 का जो अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद दी, जो कि 4 सदस्यीय वाली परिषद थी, उसके निर्णय को वो निरस्त कर सकते थे और उसे लागू करने का अधिकार भी दिया गया, किसको, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, यानी गवर्नर जनरल जो था वो प्रधान सेनापति बन गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना 1786 के अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है उसके बाद कि ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको मिला, लॉर्ड कार्नवालिस ने प्राप्त किए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि कंपनी के अधिकार को जो 20 वर्ष से बढ़ाकर, ठीक है, 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो याद रखना है कि जो कंपनी का अधिकार 20 वर्ष बढ़ाया गया वो किस अधिनियम के या किस एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया, तो 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि शिक्षा पर, भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान जो है किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1813 में और क्या हुआ था, जो कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो उस पे उस वही सिर्फ भारत से व्यापार कर सकते थे, उस अधिकार को हटा दिया गया। अब दूसरा कंपनी भी जो है इंग्लैंड से आकर व्यापार कर सकते थे। और साथ ही साथ याद रखना है चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। ये वाला जो है चीन के साथ वो व्यापार कर सकते थे और चाय का व्यापार कर सकते थे, उसका जो अधिकार है वो कंपनी के साथ बना रहा। किस एक्ट के द्वारा, तो इसी एक्ट के द्वारा। तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। इसके द्वारा ये भी बोला गया कि कोई भी जो अगर भारतीय है उसे धर्म, जन्म स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। उसके बाद याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है,
तो यहाँ पे 1833 के द्वारा जो गवर्नर जनरल बनाया गया पूरे भारत का, उसमें सबसे पहले कौन बना था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। इसी एक्ट के द्वारा जो है कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्य क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। इसी एक्ट के द्वारा याद रखना है, एक कानूनी सदस्य को भी रखा गया गवर्नर जनरल के परिषद में। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगर पूछा जाए ये जो कानूनी सदस्य है ये किस एक्ट में रखा गया था? तो 1833 का एक्ट में। और कौन पहला था जो कानूनी सदस्य बना था? तो मैकाले। इस एक्ट के तहत याद रखना 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि इसी एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड जो है अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसी एक्ट में क्या किया गया? नियुक्तियों के लिए कुछ मानदंड बनाए गए। ठीक है, मानदंड बनाए गए और इससे भेदभाव क्या कर दिया गया? पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है कि 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से क्या किया गया? पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्वहन हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। किस एक्ट के द्वारा? तो 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। और याद रखना है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किस एक्ट में किया गया था? तो याद रखना है 1853 का चार्टर एक्ट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो मैंने आपको बताया। तो ये था आपका याद रखना है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम थे 1858 से 1947 तक, उसमें क्या क्या हुआ था उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे आगे का वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।